वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं फोर्थ कैटेगरी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को डिस्कस करूंगी जो बीटेक फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, दैट इज़ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो हमारे पास जो टेक्निक निकल कर आती है दैट इज़ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इस माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम टोटल 4 सब हेडिंग्स की फॉर्म में डिवाइड करेंगे, जिसमें से पहली सब हेडिंग हमारे पास होगी इंट्रोडक्शन, देन कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कि ये किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम मिलते हैं, देन उसका सिलेक्शन रूल एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट पार्ट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इसको हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऐसा क्यों कहते हैं हम? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेक्निक जो है ये किसी भी मॉलिक्यूल के प्योर रोटेशनल मोशन पर वर्क करती है। तो इट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बिकॉज इट डील्स विथ प्योर रोटेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। हम केवल और केवल कंप्लीट रोटेशन की बात करते हैं, दैट्स व्हाई दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के कंप्लीट रोटेशन की बात हम करेंगे, दैट मीन्स जब इसके ऊपर कोई स्पेक्ट्रम डाला जाएगा, माइक्रोवेव रेडिएशंस या माइक्रोवेव रेंज इसके ऊपर डाली जाएगी, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशनल एक्टिविटी होगी जिसके बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होंगे। दूसरा मेन पॉइंट जो इंट्रोडक्शन में आता है दैट इज द रेंज ऑफ दिस टेक्निक। तो जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसकी रेंज हमारे पास होती है 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक। 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक की रेंज होती है। ये जो टेक्निक है इट इज़ अ बेटर टेक्निक देन आईआर और यूवी विजिबल टेक्निक। दैट मीन्स इस टेक्निक में हम जो फ्रीक्वेंसीज मेज़र करते हैं वो मोर देन एक्यूरेसी से मेज़र कर पाते हैं एज कंपेयर टू आईआर और यूवी विजिबल रीजन। तो इट इज़ बेटर देन IR और we can say UV visible region और UV visible technique। That means हमें जो frequencies इस माइक्रोवेव रेंज में मिलती हैं these frequencies are better than IR and UV visible region, जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन बहुत इजीली कर पाते हैं और कोई गलती के चांसेस भी नहीं होते। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी तक माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पर जो क्वेश्चंस आए हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, क्योंकि ये लास्ट ईयर ही सिलेबस में इंक्लूड की गई थी, तो इसमें या तो 2 नंबर का क्वेश्चन आया है या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसी के बेसिस पर हम इस कंटेंट को स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड हेडिंग इज कंसेप्ट ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि ये वर्क कैसे करती है। कंसेप्ट ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब भी हम बात करते हैं कि हमने किसी मॉलिक्यूल को प्लेस किया इस माइक्रोवेव रीजन के अंदर और अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट है तो जो मॉलिक्यूल है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है क्योंकि उसका रोटेशन हो रहा है। दैट मीन्स इफ अ मॉलिक्यूल इज हैविंग डाइपोल मोमेंट वो रोटेट करेगा और उस रोटेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो 2 फील्ड हमारे पास हो गए। एक तो वो फील्ड हो गया जो हमने माइक्रोवेव रेंज को अप्लाई किया अपने सैंपल कंपाउंड के ऊपर। सपोज वी आर हैविंग अ सैंपल विद परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अगर एक सैंपल कंपाउंड है जिस सैंपल कंपाउंड के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट है तो इस कंपाउंड के ऊपर अगर हम अपनी माइक्रोवेव्स को डालते हैं, माइक्रोवेव रेडिएशन या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम को अगर हम इस कंपाउंड के ऊपर डालते हैं तो ये जो हमारा सैंपल कंपाउंड है ये एक रोटेटरी मूवमेंट शो करता है। दैट मीन्स इस सैंपल कंपाउंड का रोटेशन होगा।
और जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो रोटेट करना शुरू करेंगे, तो इस रोटेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। दैट मीन्स दिस रोटेशन डेवलप्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इस माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के साथ इंटरैक्ट करेगा, और इस इंटरैक्शन में दो तरीके से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पॉसिबल है। या तो माइक्रोवेव रेडिएशन से इस मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर होगी जो इसको एब्जॉर्ब करेगा, या फिर ये मॉलिक्यूल एनर्जी को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम को देगा, दैट मीन्स एमिशन करेगा, जिसकी वजह से हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी एब्जॉर्प्शन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम और दूसरी कैटेगरी एमिशन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। बट पहले ये जितना मैंने यहाँ पर बताया इसको समराइज कर देती हूँ कि इफ वी आर हैविंग अ सैम्पल कंपाउंड विद परमानेंट डाइपोल मोमेंट, और ऐसा कंपाउंड जब माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के अंदर रखा जा रहा है तो ये कंपाउंड एक रोटेटरी मोशन शो करेगा। इस रोटेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के साथ इंटरैक्ट करेगा। तो इसको कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं कि इफ अ मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट it rotates किस कंडीशन में रोटेट करेगा, जब हम इसके ऊपर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम डालते हैं। तो जब ये रोटेट करेगा it will generate an electric field. It generate an electric field. तो फर्स्ट पॉइंट तो हुआ मॉलिक्यूल का रोटेशन हुआ, सेकंड पॉइंट हुआ कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और थर्ड पॉइंट हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल इंटरैक्ट विद दिस माइक्रोवेव रेडिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्ट विद माइक्रोवेव रेडिएशंस। क्योंकि अब दो फील्ड हमारे पास हो गए, एक फील्ड जो हम कंपाउंड के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, और दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे मॉलिक्यूल के रोटेशन से डेवलप हो रहा है। तो इन तीन कंडीशंस के बेसिस पर हमारा जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम होता है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम दो तरीके से डिवाइड होगा। पहली कैटेगरी को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम और दूसरी कैटेगरी को हम कहेंगे एमिशन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड वन इज एमिशन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम हमने डाला है वो स्पेक्ट्रम हमारा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर हम एमिशन की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हमारा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एमिट करेगा, और उसका एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा? दैट मीन्स वो फिर हमारे माइक्रोवेव रेडिएशन का पार्ट हो जाएगा। अगर इस माइक्रोवेव से एब्जॉर्प्शन हुआ यहाँ पर तो दैट मीन्स क्या कंडीशन हुई? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन अगर हमारा सैंपल कंपाउंड जो है, अगर हमारा सैंपल कंपाउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रांसफर इस माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में होता है तब हम इसको कहते हैं एमिशन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन हमारे कंपाउंड पर डिपेंड करता है, हमारे मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है कि अगर मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, अगर मॉलिक्यूल इसको निकाल रहा है दैट मीन्स एमिट कर रहा है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो दैट इज एमिशन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट कंडीशन में देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी
फ्रॉम इंसिडेंट माइक्रोवेव, जिसको हम डाल रहे हैं, टू द मॉलिक्यूल। दैट मीन्स हमारे मॉलिक्यूल ने इसको एब्जॉर्ब किया, तो इसको हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। बट अगर इसका ऑपोजिट हो रहा है, दैट मीन्स इफ देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम, अब इंसिडेंट माइक्रोवेव से नहीं, अब मॉलिक्यूल से हो रही है, फ्रॉम मॉलिक्यूल टू इंसिडेंट माइक्रोवेव रेडिएशन, तो इसको हम कहते हैं एमिशन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। तो आई थिंक ये दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट पॉइंट में हमने इंट्रोडक्शन को समझा कि एक रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज की रेंज को फॉलो करती है, और इससे जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज हम मेजर करते हैं, दीज कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड देन IR एंड UV विजिबल। कॉन्सेप्ट में हमने समझा कि जब हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम को डालते हैं तो हमारे सैंपल कंपाउंड जिसमें कि डाइपोल मोमेंट हो, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि केवल ऐसे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक्टिव होंगे जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि वही रोटेटरी मूवमेंट शो करेंगे। वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं अपने रोटेटरी मूवमेंट की वजह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इंटरैक्ट करता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम की एनर्जी के साथ। तो अगर जो इंटरैक्शन है उसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इंसिडेंट माइक्रोवेव से मॉलिक्यूल की तरफ हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन इंसिडेंट टू मॉलिक्यूल। और अगर इसका ऑपोजिट है मॉलिक्यूल टू इंसिडेंट, तो इसको हम कहते हैं एमिशन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। तो ये हमारी सेकेंड हेडिंग थी, विच वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद हम थर्ड कंडीशन की तरफ आते हैं, और थर्ड हेडिंग which is the conditions, or we can say selection rule or conditions of microwave spectrum। इससे पहले हम अपनी 3 डिफरेंट टेक्निक्स की सिलेक्शन रूल को पढ़ चुके हैं, UV विजिबल और IR रमन, और ये हमारी 4th टेक्निक है अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसकी एक कंडीशन हमने अभी ऊपर देख ली, यानी कि इसका एक सिलेक्शन रूल तो हमने देख लिया कि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, केवल वही मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे जिन मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। तो इसके सिलेक्शन रूल के लिए देयर आर 2 कंडीशंस, जिसमें से पहली कंडीशन जो है हमारे पास, दैट इज परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट अगर है तो मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो सकता है, एक्टिव हो सकता है। अब यहाँ एक कंडीशन आती है कि हमने IR में भी पढ़ा था परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तब भी वो भी उसका सिलेक्शन रूल था। तो उसके लिए यहाँ एक सेकंड कंडीशन फॉलो अप होती है कि मॉलिक्यूल शुड बी इन गैसियस फेज, यानी अगर हमारा मॉलिक्यूल गैसियस फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है तभी वो मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट और सेकंड कंडीशन इज गैसियस फेज। या हम इसको ऐसे समझें कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा मॉलिक्यूल गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर वो गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है तब हम देखेंगे कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट है या नहीं है। अगर डाइपोल मोमेंट है तो मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव होगा, अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है तो मॉलिक्यूल माइक्रोवेव इनएक्टिव होगा। तो इस सिलेक्शन रूल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ताकि कुछ एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ पर मेंशन कर सकूं और वो एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखें क्योंकि उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। तो माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स विद परमानेंट डाइपोल मोमेंट,
molecules with permanent dipole moment having gaseous phase। जब तक गैसियस फेज में नहीं है तब तक हम उनको माइक्रोवेव के लिए चेक नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल इसका, सब गैसियस फेज की बात करेंगे हम, HCl, HF, CO, CN, H2O, किस फेज में? वेपर फेज में। तो H2O में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये तो पानी है, तो इट इज इन वेपर स्टेट। तो इन सबको हम किस फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं? दीज ऑल आर इन गैसियस फेज। अगर ये सॉलिड या लिक्विड फेज में है तो इनको हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के लिए चेक नहीं कर सकते। तो द नेसेसरी कंडीशन इज मॉलिक्यूल शुड possess gaseous phase। सेकेंड कंडीशन, माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे। माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे माइक्रोवेव इनएक्टिव? ये वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट क्राइटेरिया ही डाइपोल मोमेंट का रख रहे हैं तो गैसियस फेज में होना ना होना कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। मॉलिक्यूल्स विथ नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, उनको हम क्या कहेंगे? माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास आ जाते हैं जितने भी होमोन्यूक्लियर गैसियस फेज के मॉलिक्यूल्स होंगे, O2 है, N2 है, H2 है, या OCS है, ये लीनियर मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। इसमें एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं, CO2। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। तो ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज ऑल्सो माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल। तो आई थिंक ये पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहली कंडीशन डाइपोल मोमेंट, दूसरी कंडीशन गैसियस फेज। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो अप नहीं होंगी तो हमारा मॉलिक्यूल कैसा होगा? हमारा मॉलिक्यूल होगा माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल। और अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो हमारा मॉलिक्यूल होगा माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल। इसके बाद इसकी लास्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस बेसिकली तो स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशंस के लिए ही है। तो कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हीं के नाम देंगे। इन स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ, सबसे पहले O3 मॉलिक्यूल, OCS मॉलिक्यूल, xenon ऑक्सीफ्लोराइड, मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप्स, स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। इन सबके स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को यूटिलाइज करते हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर करें IR के साथ, क्योंकि IR के सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, लेकिन वहां पर ये कंडीशन नहीं है कि गैसियस फेज हो या सॉलिड या लिक्विड फेज हो। बट माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये फिक्स कंडीशन है कि मॉलिक्यूल शुड बी इन गैसियस फेज। तो इन चारों पॉइंट्स को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? सबसे पहले इट इज अ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। रेंज हो गई 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। कैसे मॉलिक्यूल्स के लिए एक्टिव होगी ये स्पेक्ट्रम टेक्निक? उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो गैसियस फेज में है और उनके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। अगर परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है तो वो मॉलिक्यूल माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे। उसके साथ साथ दो तरीके से ये वर्क करता है, एब्जॉर्प्शन या एमिशन। अगर एनर्जी का ट्रांसफर मॉलिक्यूल की तरफ हो रहा है, मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन। और अगर मॉलिक्यूल इस एनर्जी को निकाल कर इंसिडेंट
एनर्जी को दे रहा है, इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी को दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एमिशन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन. If there is any suggestion or any query, you can write down in comment box.